हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो हमने प्रीवियस क्लास में कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन को इन डिटेल में देख लिया है। तो आज मुझे लगा कि कैपिटलाइजेशन की थ्योरी करवाने से पहले, मैंने कहा था आपसे कि कैपिटलाइजेशन की थ्योरी मैं करवाऊंगी, पर उससे पहले अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन को कंप्लीट अगर अच्छी तरह से आप समझना चाहते हो तो ये वीडियो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन की जो इफ़ेक्ट है कंपनीज पर, इसके शेयर होल्डर्स पर और जो सोसाइटी पर क्या इफेक्ट होते हैं, चलिए आज हम टेबल फॉर्मेट में देखेंगे। अगर थोड़ी भी डाउट्स आपकी रह गई होगी तो इस क्लास में वो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए, उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना, तभी आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, कोई सजेशन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इफ़ेक्ट्स ऑन कंपनी, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन की क्या इफ़ेक्ट्स होती हैं कंपनीज पर, चलिए देखते हैं। तो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आने पर क्या होता है, जो कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्या होता है, क्रेडिट वर्दीनेस कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया, क्रेडिट वर्दीनेस। क्या है क्रेडिट वर्दीनेस? क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब है कि एक कंपनी को कितनी फाइनेंशियल क्रेडिट मिल सकती है, मतलब एक कंपनी एनफ एबल या रिस्पॉन्सिबल है क्रेडिट या लोन को पे करने में। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है क्रेडिट वर्दीनेस। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ कि क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, एक कंपनी कितनी फाइनेंशियल क्रेडिट अवेल कर सकती है, उसकी एबिलिटी कितनी है, कितनी रिस्पॉन्सिबल है क्रेडिट या लोन को पे करने में, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस। चलिए एग्जाम्पल से मैं इजी फॉर्म में आपको बताती हूँ क्या है ये। तो ये क्या है, ये ए है, इसका नाम क्या है, ए, और ये कौन है, ये है बी। तो ए और बी दोनों दोस्त हैं, दोनों फ्रेंड्स हैं। तो बी ने ए से कहा कि मुझे 100 रुपये उधार दो। क्या कहा, बी ने ए से कहा कि प्लीज़ मुझे 100 रुपये उधार दो, मुझे ज़रूरत है, 2 दिन बाद तुम्हें मैं सेम टाइम पर लौटा दूंगा। तो ए ने क्या किया, 100 रुपये बी को दे दिए, 100 रुपये जो थे वो बी को दे दिए, और बी ने क्या किया, 100 रुपये उस टाइम पे ले लिए और उसको वापस टाइम पर लौटा भी दिया। तो ये क्या हुआ, बी जो था क्रेडिट वर्दी हुआ, मतलब बी ने 100 रुपये लिए और उसे वापस टाइम पर ए को वापस भी कर दिया। और अगर बी नहीं लौटाता, अगर बी जो था वो अगर उस टाइम पे नहीं लौटाता तो क्या होता, दोबारा क्या ए उसे क्रेडिट देता या फिर लोन देता, क्रेडिट या लोन जो भी कहिए एक ही बात है, क्या उसे क्रेडिट वो देता दोबारा? नहीं, क्रेडिट वो नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसने टाइम पर उसे नहीं लौटाया होता, तो वो उसे टाइम पर वो उसे दोबारा ए कभी फिर नहीं देता, लोन नहीं देता, पैसे नहीं देते। तो इसी तरह क्या होता है, जो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन पर कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस कैपेसिटी है वो घट जाती है। चलिए स्लाइड पे हम आ जाते हैं। क्या होता है कि ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन पर कंपनी की जो क्रेडिट वर्दीनेस सिचुएशन है वो बुरी हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, क्रेडिट स्कोर। तो बैंक्स या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक क्या करती है, क्रेडिट प्रोवाइड करती है, और जो वो क्रेडिट प्रोवाइड करती है इसके लिए वो एक स्कोर प्रोवाइड करती है, जिससे क्या मीटर किया जा सकता है, मापा जा सकता है क्रेडिट वर्दीनेस को। तो अगर ज़्यादा क्रेडिट स्कोर होते हैं तो क्या होता है, वो एक अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी है, और अगर बुरी स्कोर होती है तो उसकी परफॉर्मेंस बुरी है, वो क्रेडिट वर्दी नहीं है। तो कैसे मेज़र किया जाता है, एक पर्सन या एक एप्लीकेंट क्रेडिट वर्दी है या नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है। क्या क्या क्रेडिट रेटिंग कैसे प्रोवाइड की जाती है, ऐसे 300 और 629 के बीच में अगर आई तो वो बैड कहलाती है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बैड होती है, उसकी रेटिंग बैड प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद फेयर होती है, पॉइंट्स देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट्स है 300 से 629, फिर 630 से 689 फेयर में आती है, 690 से 719 गुड में आती है,
गुड रेटिंग में आती है, और एक्सेलेंट आती है 720 से 850। एक्सेलेंट रेटिंग क्या है? सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर क्रेडिट वर्दीनेस की रेटिंग है ये। तो ये स्कोरिंग प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, और ये क्या होती है? ये प्रोवाइड करती है कि आप कितने क्रेडिट वर्दी हो, ये स्कोरिंग ये प्रोवाइड करती है। तो अगर आपका स्कोर कम है तो लोन मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम देखेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन की नेक्स्ट पॉइंट। मैंने सोचा पहले ओवर कैपिटलाइजेशन को हम कम्प्लीटली इन डिटेल में कर लेते हैं सारे इफेक्ट्स, उसके बाद हम अंडर कैपिटलाइजेशन को देखेंगे, क्योंकि ये कोई दोनों में डिफरेंसेस नहीं है, दोनों की क्या इफेक्ट्स होती है ये पॉइंट है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन की सारी पॉइंट्स को। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन होती है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वहाँ पे क्या होता है, कोई भी मेंटेनेंस, कोई भी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम्स या फिर कोई भी रिन्यूएबल, इस तरह की कुछ भी जो भी वर्किंग है वो नहीं हो पाती है। और क्या होता है, लॉस ऑफ गुडविल। आपको पता ही होगा, पिछले क्लास में भी मैंने बताया कि इसमें इस सिचुएशन में, ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में गुडविल कंपनी की ख़त्म होने लगती है, लॉसेस में गुडविल जाने लगती है। नेक्स्ट क्या होता है, गुडविल भी कम हो जाती है, क्रेडिट वर्दीनेस भी डिक्रीज हो जाती है। तो क्या होता है, जो मैनेजमेंट और स्टाफ्स रहते हैं, मैनेजमेंट अगर उसकी मोरल घट गई तो क्या होती है, स्टाफ्स की भी मोरल लो होने लगती है। अब देखेंगे हम कंपनी की क्या इफेक्ट कंपनी पर पड़ती है अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में। तो क्या होता है, हाई रेट ऑफ अर्निंग्स पर शेयर कैन इंक्रीज कंपटीशन। तो जो अर्निंग रहती है वो हाई होती है, इससे क्या होता है, इस सिचुएशन में कंपटीशन इंक्रीज हो सकती है। और क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट, कि दिस मोटिवेट्स मैनेजमेंट टू अर्न सीक्रेट रिजर्व एंड लो अर्निंग्स। होता है कि अंडरस्टेटेड अर्निंग होती है, और क्या होता है, कंपनी जो होती है वो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर लेती है ड्यूरिंग अंडर कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयज़ डिमांड अ हाई शेयर इन दी इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर अच्छी प्रॉफिट अर्न कर रही है, इंक्रीज प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं कंपनी के वो डिमांड करने लगते हैं, उनकी भी शेयर हाई करनी चाहिए, ऐसा वो डिमांड करते हैं, प्रॉफिट में उनको भी अच्छी शेयर मिलनी चाहिए। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हो गए कंपनीज़ के ऊपर। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि शेयर होल्डर्स पर क्या इफेक्ट होती है ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन की। तो मैं उसी तरह से पहले ओवर कैपिटलाइजेशन को आपको कवर करूंगी, फिर अंडर कैपिटलाइजेशन को बताऊंगी। चलिए देखते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन की क्या इफेक्ट होती है शेयर होल्डर्स पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उनको रिटर्न मिलता है वो लोअर रेट में मिलता है, कम उन्हें रिटर्न मिलता है। और क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है इनकम की, उन्हें मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, साथ में इनरेगुलर इनकम भी हो सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स के लिए ये तो डिसएडवांटेज हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कैपिटल वैल्यू जो रहती है शेयर्स की, ये भी डिक्रीज़ कर जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है उनकी शेयर्स की कैपिटल वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल वैल्यू घट जाती है, साथ में क्या होता है, जो मार्केट वैल्यू है वो तो इंक्रीज़ कर जाती है। इससे क्या होता है, स्पेकुलेशन की जो रेट है शेयर्स में वो भी साथ ही साथ इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये हो गई शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इफेक्ट होते हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन की क्या इफेक्ट होती है शेयर होल्डर्स पे, चलिए देखते हैं। हाई रेट ऑफ अर्निंग पर शेयर, जो शेयर होल्डर्स को हाई रेट ऑफ अर्निंग अवेल होती है। वाइड फ्लक्चुएशन इन दी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जो रहती हैं इन कंपनीज़ की, जो शेयर्स होती हैं ये क्या होती है, इनकी मार्केट वैल्यू होती है वो हाईली फ्लक्चुएटिंग रेट पे होती है अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन पर। नेक्स्ट पॉइंट, मैं इसे हटा रही हूँ क्योंकि आपको नहीं दिखेगा फिर। द कैपिटल वैल्यू ऑफ शेयर इज रेज्ड, क्या होता है, शेयर्स की जो कैपिटल वैल्यू है इस टाइम पे क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, रेज्ड हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है। शेयर होल्डर्स हम देख चुके हैं, कंपनी हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं अल्टीमेटली सोसाइटी पर क्या इफेक्ट होती है ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन की। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्या होती है, जो एम्प्लॉयमेंट होती है ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट जो जनरेटिंग कैपेसिटी होती है वो घट जाती है, साथ ही साथ कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी घट हो जाती है। प्रोडक्ट क्वालिटी भी इफेक्ट होती है, एम्प्लॉयमेंट कम होती है, प्रोडक्शन भी घट जाती है, तो क्या होती है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी
बढ़ सकती है, अफेक्टेड होती है, बुरी ही होगी अधिकतर यही होता है। सच कंसर्न आर लिक्विडेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्ट भी अच्छी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं कर पा रही है, मैनेजमेंट और स्टाफ्स की मोरल्स भी डिक्रीज हो रही हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये कंपनीज अगर लॉन्ग पीरियड तक ऐसा ही चलता रहा ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में, लॉन्ग रन में क्या होती है, ये कंपनीज लिक्विडेट कर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। चलिए अब देखते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है। गवर्नमेंट कैन टेक एक्स्ट्रा प्रॉफिट टैक्स फ्रॉम सच कंपनीज। एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग्स को देखकर गवर्नमेंट क्या करती है, एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है उन कंपनीज पर। कंज्यूमर ऑल्सो डू नॉट गेट बेनिफिट्स इन दिस स्टेट। कंज्यूमर को कोई भी बेनिफिट अवेल नहीं कर पाते हैं इस सिचुएशन में, बट मैनेजमेंट क्या कर लेती है, इससे क्रिएट कर लेती है, क्या, सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट कर लेती है। तो ये हो गई इफ़ेक्ट्स, सारी की सारी इफ़ेक्ट्स हम देख लिए हैं। आई होप आपको अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैंने सोचा है कि पहले मैं टर्म्स सारे जो भी हैं वो क्लियर करूँगी। तो वाटर कैपिटल क्या होता है, वाटर्ड कैपिटल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या देखेंगे, वाटर कैपिटल क्या होता है।